नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ माकपा कार्यकर्ताओं ने टाउन तथा जंक्शन में फूके प्रधानमंत्री के पुतले। राज्य विशेष योजना आयोग के आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने नवज्योति मूक बधिर एवं पुनर्वास संस्थान का दौरा कर बच्चों का बढ़ाया हौसला। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण कीव में फंसे हनुमानगढ़ जिले के कई विद्यार्थी। टाउन निवासी एमबीबीएस के स्टूडेंट देव शर्मा ने बताए कीव में विद्यार्थियों के हालात। विधिक जागरूकता शिविर को लेकर एनएम लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों ने निकाली जागरूकता रैली। बालिकाओं के साथ हो रही बदसलूकी के विरोध में जनवादी नौजवान सभा ने जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक के समक्ष शुरू किया धरना। और अब समाचार विस्तार से। माकपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ टाउन तथा जंक्शन में सेंट्रल वेयर हाउस गोडाउन के समक्ष प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर विरोध दर्ज करवाया। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेरोजगारी बढ़ाने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्र सरकार के मजदूर किसान एवं जन विरोधी बजट के विरोध में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की ओर से शुक्रवार को जंक्शन व टाउन में वेयर हाउस के गोदामों के समक्ष प्रधानमंत्री का पुतला फूंक विरोध दर्ज करवाया गया। इस दौरान दोनों स्थानों पर सभा का भी आयोजन हुआ। सभा में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पेश किया गया वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट न सिर्फ देश के किसान मजदूर, खेतीहर मजदूर, गरीब विरोधी है, बल्कि आम जनता के सभी हितों की पूरी तरह से अनदेखी करता है। यह बजट पूरी तरह से कारपोरेट, बड़े पूंजीपति घरानों के हित में तथा किसान मजदूरों और आम जनता की जरूरतों पर पूरी तरह से हमला करने वाला है। फसल की खरीद, खाद्य सुरक्षा, उर्वरक, मनरेगा आदि के बजट राशि में भारी कटौती की गई है। वक्ताओं ने कहा कि यह बजट भूखमरी जैसी स्थिति पैदा करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के हर बजट में मुट्ठी भर बड़े कारपोरेट घरानों के लिए नीतियां होती हैं। ऐसे बजट के जरिए देश की सारी संपत्ति को लूटने का रास्ता साफ किया जा रहा है। इस कारण अमीर और अमीर हो रहा है तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन इसे सहन नहीं करेगा, इसके खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। माकपा नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के इस बजट के बाद एमएसपी पर खरीद में भारी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ेगा। ग्रामीण विकास में भी बजट में भारी कटौती की गई है। इसी तरह से बेरोजगारी के मुद्दों पर भी सरकार ने कोई भी योजना नहीं बनाई है। आज देश में 5 करोड़ से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं। यह स्थिति केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से युवाओं के सामने आई है। सभा को ओम स्वामी, कामरेड रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, यूनुस खान, इकबाल खान आदि ने संबोधित किया। फिर कोरोना आई, अपन वेयर हाउस के अंदर कौन बढ़ दियो, फिर बाके हो भी एक थाली बजा दियो और गोबर आओ भाषण कोई हो कह करके थाली बजा दो, कोरोना खत्म हो जासी। आपा पटाखा बजा दिया, पटास बजा दी करके केड़ंगो बजा दियो। मतलब लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान का अंताक्षरी चल रही है, खेल चल रहे हैं और उस खेल में अपने उलझे हुए हैं और अपने भी मजदूरी में उलझे हुए हैं। लेकिन साथियों, ये कितने दिन रहेगी? आज पूरे देश के अंदर मजदूरों का, किसानों का, खेत मजदूरों का बजट के खिलाफ प्रदर्शन है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उस बजट के अंदर जो खेती का बजट 4.3% था उसको घटा के 3.8% ले आए हैं और जो समर्थन मूल्य पर खरीद थी वो भी 2,48,000 करोड़ रुपये से घटा के 2,37,000 करोड़ रुपये ले आए। इसी तरह से खरीद की जो 1286 मीट्रिक टन अनाज खरीदना था, 1286 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदना था, उसको घटा के 1207 लाख मीट्रिक टन पे ले आए। ये इसके साथ साथ जो फूड सिक्योरिटी के अंदर 2,86,000 करोड़ रुपये से कम करके 2,06,000 करोड़ रुपये रखी, खाद की सब्सिडी कम कर, मनरेगा के अंदर जो 19-20 के अंदर 1,11,000 करोड़ रुपये था, 20-21 के अंदर इसको घटा के और कम कर दिया और अब की बार जो है 22-23 के अंदर तो 73,000 करोड़ रुपए की है। एक तरफ कह रहे हैं हम दिन बढ़ाएंगे, दूसरा कह रहे हैं शहरों के अंदर भी लागू करेंगे, ये कह रहे हैं गहलोत जी, पर वो कैसे करेंगे जब उसका बजट कम है। एक तरफ तो अडानी की संपत्ति 1 घंटे के अंदर जो है वो 90 करोड़ रुपए बढ़ती है और हमारे यहाँ स्थिति ये है कि ऐसी स्थिति के अंदर सरकार का जो बजट है पूरी तरह से टाटा बिरला और अडानी अंबानी का बजट है उसके खिलाफ पूरे जो है हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप हर चीज़ में जो है कम कर रहे हैं, महंगाई को बढ़ा रहे हैं और जो सुविधाएं दे रहे हैं वो बिल्कुल ही कम कर रहे हैं। इसीलिए ये बजट जो है आम आदमी का बजट नहीं है, पूंजीपतियों का बजट है, उसके खिलाफ हम कर रहे हैं। और 28-29 तारीख को पूरे देश के अंदर केंद्रीय ट्रेड यूनियन, किसानों के संगठन किसान मोर्चा,
और खेत मजदूरों के संगठन जो है व्यापक और बड़ी ऐतिहासिक हड़ताल पर उतरेंगे, उसकी तैयारी चल रही है। आज हमारे पूरे सेंटर का प्रोग्राम अखिल भारतीय किसान सभा CA2 और मजदूर हमारी जो खेत सभा है, इनका प्रोग्राम आज संयुक्त प्रोग्राम था। जो दोनों सरकारों ने जो बजट पास किए उसमें ना तो मजदूर के हित की कोई बात की है, ना किसान के हित की बात की। उसके खिलाफ आज पूरे देश में हमारे तमाम संगठन इसका विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसके तहत हमने आज प्रधानमंत्री का पुतला जलाया है और हमारा इस बात का विरोध है कि बजट के अंदर मजदूर को, किसान को कुछ नहीं देना। आप टाटा डालमिया और अडानी अंबानी को दोगे तो किसान और मजदूर इस देश में कैसे कामयाब होंगे, कैसे पनपेंगे। जैसे मनरेगा की बात थी, मनरेगा में भी 1 रुपया बढ़ा के ये श्रमसार से कई चीजें करे। जैसे रामेश्वर जी ने बताया था 1 रुपया, यार माल वाली बात होगी। बीड़ी का बंडल भी अगर बढ़ाते हो 3 रुपये ऊपर जाता है, लेकिन नरेगा का मजदूरी 1 रुपया बढ़ा रहे हो। ये सारी चीजें MSP का जो भाव है हमारे लागू नहीं हुआ। हमारा जो समझौता हुआ था दिल्ली में, उसमें कमेटी को नहीं बुलाया गया और हम इस बात का विरोध करते हैं कि उनको तुरंत बुला के हमारे MSP के ऊपर भी बैठ के बात की जाए। राज्य और केंद्र दोनों इसमें दोषी हैं। दोनों सरकारें मजदूर किसान विरोधी को ये कर। आज पूरे प्रदेश और देश में CITU, अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तरफ से जो केंद्रीय बजट 2022 और 23 जो बजट आया है, मोदी सरकार ने बजट पेश किया और चाहे वो राज्य की सरकार ने बजट पेश किया, कि दोनों बजटों को अगर हम ध्यान से देखें कि दोनों के दोनों बजट जिसमें बहुत बड़ी कटौती तमाम जो हमारे, चाहे हमारे खाद्य सुरक्षा की बात करें, चाहे किसान की MSP की बात करें, चाहे वो तमाम सारी चीजें, वो सारा अभी पेट्रोलियम पदार्थों पर भी 11% की कटौती की है, जिससे आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल गैस के रेट और बढ़ेंगे। और जो हमारे किसानों के लिए 1 लाख करोड़, पिछला जो बजट था 1 लाख करोड़ रुपया, उसमें भी कटौती की है। जो FCI खरीद करती थी उसमें 28, पिछले बजट से 28% उसमें भी कटौती की गई है। नरेगा में जो हमारा बजट था उसमें भी कटौती की गई है। तमाम आम जनता, ये जो बजट है ये बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के पक्ष का और आम जनता के खिलाफ है। इसलिए हमने तय किया था कि आज 25 फरवरी को पूरे देश और प्रदेश में इसके विरोध में, इस बजट के विरोध में जो बड़े बड़े सेठों के पक्ष में और आम जनता के खिलाफ है, यहाँ हम FCI के सामने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला विरोध स्वरूप जलाएंगे। और आने वाले जो मार्च है 28 और 29 मार्च को जो देशव्यापी आम हड़ताल है, जिसमें तमाम किसान, मजदूर और मेहनतकश जनता 2 दिवसीय हड़ताल को कामयाब करेगी। आज से ये शुरुआत है। राज्य विशेष योग्यता आयोग के आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने शुक्रवार को नवज्योति मूक बधिर एवं पुनर्वास संस्थान का दौरा कर बच्चों का हौसला बढ़ाया। राज्य विशेष योग्यता आयोग के नवनियुक्त आयुक्त उमाशंकर शर्मा शुक्रवार को जंक्शन स्थित नवज्योति मूक बधिर एवं पुनर्वास संस्थान में विशेष बच्चों के बीच पहुंचे। आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने विशेष बच्चों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। संस्था संचालक भीष्म कौशिक ने नवज्योति मूक बधिर विद्यालय की व्यवस्थाओं के बारे में आयुक्त शर्मा को जानकारी दी। साथ ही मूक बधिर बच्चों के लिए कुछ सुझाव भी दिए। राज्य विशेष योग्यजन आयोग के नवनियुक्त आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने मूक बधिर बच्चों के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इन मूक बधिर बच्चों में भी प्रतिभा की कमी नहीं है। गायन, कला सहित अन्य क्षेत्रों में भी इन बच्चों को संस्थान की ओर से बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान संचालक की ओर से दिए गए सुझावों का प्रस्ताव बनाकर आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। आयुक्त शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि विशेष योग्यजन आत्मनिर्भर हों, उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, जिससे वे जीवन में आगे बढ़ सकें। इस मौके पर भीष्म कौशिक, प्रेमचंद शर्मा, सुमन सैनी, जितेंद्र गोयल, विजय सिंह चौहान, अनुराधा सारन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने आज मुझे विशेष योग्यजन आयुक्त पद पर एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। यह कोई एक छोटी सी बात नहीं है। एक सामान्य कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पर विराजित करना, ये अपने आप में ही बहुत ही प्रशंसनीय है। आज हनुमानगढ़ मेरा गृह जिला है। जो प्रथम बार नियुक्ति के बाद जब यहाँ आया तो मेरे बहुत ही पुराने साथी भीष्म जी कौशिक, जिनके साथ मिलकर हम कई वर्षों से मूक बधिर दिव्यांग बच्चों के लिए सेवा में इनके साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारा नवज्योति कल्याण संस्थान है, यह बहुत अच्छे से मूक बधिर बच्चों के लिए उनकी सेवा के कार्य में निरंतर प्रयासरत रहता है।
और नए नए नवाचारों की तरफ अग्रसर रहता है। यहाँ जो बच्चे हैं इनकी प्रतिभा देखने लायक है, चाहे वो गायन हो या कला के क्षेत्र में हो, वह सभी भीष्म जी के द्वारा बहुत अच्छे से प्रशिक्षित किए जाते हैं। और यहाँ आकर जब मैंने देखा आज, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सभी बच्चों के लिए उनकी व्यवस्थाएं की हुई थी, उनकी सेवा के लिए बहुत अच्छे से कार्य किए जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आगे भी भाई भीष्म कौशिक इसी तरीके से लगे रहेंगे। और इन्होंने कुछ आइडियाज़ हमें दिए हैं जिन्हें मैं जयपुर जाकर देखूंगा और उस पर कुछ प्रस्ताव बनाकर जो होगा उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। देखिए, प्राथमिकताएं तो सबसे पहली तो वही हैं। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के क्षेत्र में, विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में हम देखें तो यह एक स्वर्णिम काल है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय विशेष योग्यजनों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। आप देखेंगे कि हाल ही में जो पार्षदों की नियुक्ति की गई है विशेष योग्यजनों को मनोनीत कर कर, यह अपने आप में राजनीतिक भागीदारी की ओर इशारा करता है। वहीं पैरा ओलंपियंस को आउट ऑफ टर्न जाकर सरकारी नौकरी में भागीदारी देना एक राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही व्यवस्थाओं में विशेष योग्यजनों की भागीदारी को सुनिश्चित करना और विशेष योग्यजनों को आज देखा जाए तो सशक्त करने का कार्य अगर कोई कर सकता है तो वे राज्य के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी। तो उनकी प्राथमिकताएं यही हैं। आप समझ सकते हैं जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि वे चाहते हैं कैसे भी होकर आज सभी विशेष योग्यजन आत्मनिर्भर हो और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उनको धरातल तक उन्हें मिले और कोई भी विशेष योग्यजन सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं से वंचित न रहे और इनकी परिणति सकारात्मक रूप में हो। श्री उमा शंकर जी शर्मा निःशक्त जन आयुक्त, और जैसे ही वो बने और उन्होंने संकल्प लिया था कि बनते ही मैं जो है इन बच्चों के बीच में फिर से आऊँगा, क्योंकि आपका इस संस्थान से बहुत पुराना जुड़ाव है और उस जुड़ाव को और उस संकल्प को आपने आज यहाँ दोहराया और बच्चों के बीच में आए। ये बहुत ही प्रेरणा की बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपको जो है आयुक्त निःशक्त जन के पद पर सुशोभित किया है। और मेरे ख्याल से आपने आज से नहीं, बरसों से ही जो है आप इस पे काम कर रहे हैं और इस संस्थान के साथ विशेष लगाव भी है और विशेष रूप से जुड़ाव भी है। और आप समय समय पर अपने जन्मदिन और घर पे और जो दूसरे मौके होते हैं उस पर यहाँ के बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं और बच्चों का बहुत मान बढ़ाते हैं। तो ऐसे जो बिल्कुल धरातल के व्यक्ति हैं वो इन निःशक्त जनों के लिए और अधिक काम कर पाएंगे। ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद हनुमानगढ़ जिले के कई विद्यार्थी यूक्रेन में फंस गए हैं। जंक्शन निवासी अमरजीत सोनी के पुत्र जोफी सोनी और टाउन निवासी एडवोकेट सुनील शर्मा के बेटे देव शर्मा ने यूक्रेन में विद्यार्थियों के हालातों बारे जानकारी दी। रशिया यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बाद हालात विकट हो गए हैं। यूक्रेन में जहां हजारों भारतीय फंसे हैं, वहीं राजस्थान के भिन्न भिन्न प्रांतों से यूक्रेन में विभिन्न विषयों की पढ़ाई करने पहुंचे विद्यार्थी भी मुश्किल में फंस गए हैं। विकट हालातों के बीच भारतीय एम्बेसी छात्रों की मदद के लिए आगे आया है। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान से कई विद्यार्थी यूक्रेन में MBBS की शिक्षा के लिए गए हुए हैं। वहीं हनुमानगढ़ जिले के टाउन तथा जंक्शन से भी 2 छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन के खार्किव कस्बे में गए हुए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन निवासी एडवोकेट सुनील शर्मा के पुत्र देव शर्मा ने यूक्रेन से एक वीडियो बनाकर डेली लाइव को भेजा है। MBBS की शिक्षा ग्रहण कर रहे डॉक्टर देव शर्मा ने बताया कि उनका विश्वविद्यालय खार्किव में है। जंग के हालात पैदा होने के बाद यूनिवर्सिटी ने उन्हें भारत जाने की अनुमति दी। इस बीच जब वे भारत के लिए खार्किव से रवाना हुए, जैसे ही कीव एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कीव एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे हालातों में उनके लिए बड़ी भय और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। डॉक्टर देव ने बताया कि उन्होंने तमाम छात्रों से विचार विमर्श कर दूतावास जाने का फैसला लिया। वे भारतीय दूतावास पहुंचे, वहां उनकी दूतावास के कर्मचारियों ने काफी सहायता की। डॉक्टर देव शर्मा ने बताया कि दूतावास भारतीय नागरिकों की सहायता करना जारी रखे हुए है। उन्हें ठहरने तथा खाने पीने की कोई समस्या पैदा नहीं हो रही। इसी प्रकार जंक्शन निवासी अमरजीत सोनी ने बताया कि उनका पुत्र जोफी सोनी भी यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। वे अपने बच्चे को लेकर चिंतित हैं तथा भारत सरकार से वहां फंसे विद्यार्थियों को एयरलिफ्ट करवा हिंदुस्तान पहुंचाने का आग्रह कर रहे हैं। जोफी सोनी के परिजनों ने उम्मीद जताई कि भारत सरकार बच्चों के परिजनों की भावनाओं को समझते हुए शीघ्र ही कोई विशेष फैसला लेगी। Hello everyone, I am Dev Sharma, a 4th year medical student and I am studying in Kharkiv, Ukraine. Right now I am at Indian Embassy in Kyiv and the Indian Embassy are really helping us a lot. They are providing us a shelter nearby and they are also taking care of our food. And right now we are really lucky that Indian Embassy are helping us and they are taking care of us. But moreover, I want to tell Indian Embassy and I want to also
to the government that some of our friends and some of our students are also in the Kharkiv and they don't have any help. They are staying in the bunkers and in the metro station. It will be my request to the government that please help them and do something from them. And we are touching our ball to the government. Right now I am staying at Indian Embassy, Kyiv, and I want to thanks to Indian Embassy as they have given us a shelter and they are providing us food. But I want to request one thing to Indian Embassy. Some of our pets are in the Kharkiv and they don't have any food and they don't have any place to stay. Right now they are staying in the bunkers of the building and in the metro station. I want to request Indian government and Indian Embassy to help those students and please help us to get back to India. And we are really thankful to you. You are doing a lot for us. सारे आराम कर रहे, बैठे हैं, सो रहे, बैठे कहीं बैठे हैं। अजय तक को निकालना पहले तो कह रहे थे हंगरी को लेके जाएंगे हंगरी ने परमिशन दे दी बॉर्डर्स खोल थे बट उन्होंने ट्रांसपोर्ट दा पॉसिबल नहीं हो पा रहा उधरों हंगरी तो ट्रांसपोर्ट कितने बच्चे हो तुझे? हाँ जी कितने बच्चे हो? इतने से है ऑलमोस्ट 400 बच्चे है थे आधे पे लगेज पे थे सारे थे साढ़े चले पाए। अच्छा लगेज हो है पूरे कई इतने बैठे कई उठे चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह दे रखे थे थे लगेज है ऊपर वाले ने परमिशन दी है और उतने सामने स्टे करवाया। 20 तारीख की 11:15 की मेरे बच्चे की फ्लाइट थी एयर इंडिया की। ये थी कि बोरिसफील्ड से। तो सुबह 6 बजे मेरा बच्चा बोरिसफील्ड पहुंच गया पर वहां से बस आगे निकल गई, बोले एयरपोर्ट बंद है। उनको जाके कीव में उतार दिया, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बस कीव के बस अड्डे पे उतार दिया। ये तो इंडियन बच्चे समझदार हैं, वहां से उन्होंने मेट्रो पकड़ी और इंडियन एम्बेसी चले गए। इंडियन एम्बेसी में जाके इंडियन एम्बेसी का उन्होंने सहायता ली। इंडियन एम्बेसी ने उनको बहुत साथ दिया, उनको रात का खाना भी दिया, रहने के लिए शेल्टर भी दिया। हम अपने बच्चे के लिए सरकार से यही अपील है कि उनको जल्द से जल्द वहां से एयरलिफ्ट करें। हम तो यही चाहते हैं भाई हमारा बच्चा सकुशल घर पे आ जाए। ज़्यादा चिंता जी, रो के बुरा हाल है। कल से क्या बताएं, कल से टीवी के सामने बैठे हैं, सुबह 4 बजे बैठ गए। अब क्या इलाज है जी? नहीं, अपने को भारत सरकार में पूरी उम्मीद है जी, मोदी जी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मोदी जी अपने बच्चों को निकाल के लाएंगे। बस मेरा बेटा वापस आ जाए, भारत सरकार जल्दी उनको वापस ले आए। रात से बैठे हैं यहाँ पे, कल सुबह से सारी रात यही बैठे रहे। हाँ जी, बेटे से लगातार बात हो रही है, अभी तक कुछ उम्मीद नहीं है, बस बात कर रहे हैं सब लोग। मेरा बेटा जल्दी लौट। शुक्रवार को राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण एवं नेहरू मेमोरियल विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में विधिक जागरूकता रैली निकाली गई। ग्राम पंचायत जोड़किया में शुक्रवार को राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण एवं नेहरू मेमोरियल विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इससे पहले कॉलेज के छात्र छात्राओं ने एनएमपीजी कॉलेज से विधिक जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से विधि के छात्र छात्राओं ने नागरिकों को उनके अधिकारों एवं दायित्वों के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया। नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुए राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण करवाने के लिए जानकारी दी। रैली के बाद गाँव जोड़किया के ग्राम पंचायत कार्यालय में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में भी ग्रामीणों को 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत बारे जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में किस प्रकार से राजीनामा योग्य प्रकरणों का समझाइश के माध्यम से निपटारा करवाया जा सकता है। नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय द्वारा आज अगले महीने 12 तारीख को मेगा लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन किया जा रहा है, उस संबंध में एक राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में अवेयर करने के लिए महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा रैली का आयोजन किया गया है। यह रैली ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के वहाँ विधिक साक्षरता के रूप में लोगों को लोक अदालत के बारे में प्रचार प्रसार करेगी। लोक अदालत की विभिन्न योजनाओं के बारे में और लोक अदालत में किस प्रकार से व्यक्ति राजीनामे से अपने मामलों का निपटारा करवा सकते हैं, इन सब के बारे में आज हमने एक शिविर का भी आयोजन किया है, जो कि निसंदेह ग्रामीण वासियों के लिए और क्षेत्र के लोगों के लिए लाभदायक होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़ें और अपने मामलों का निपटारा करवाएं। इस संबंध में इस रैली और शिविर का आयोजन किया जाए। आज दिनांक 25 फरवरी 2022 को गांव जोड़किया में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय विधिक जागरूकता और एनएम लॉ कॉलेज के संयुक्त माध्यम से, जिसमें उससे पहले छात्रों ने एनएम लॉ कॉलेज से एक विधिक जागरूकता रैली निकालकर लोगों को उनके अधिकारों के और उनके दायित्वों के बारे में जानकारी दी, जिससे वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें, कैसे वो अपने अधिकारों को जान सकते हैं,
कौन कौन से लॉ हैं जिनकी उन्हें जानकारी होनी चाहिए और किस तरह से वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने एक जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस रैली के बाद एक विधिक जागरूकता शिविर जो जोड़किया गाँव में पंचायत समिति के ऑफिस में रखा गया है, उसमें उसके संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण की जो लोक अदालत 12 तारीख को होनी है, उसकी भी जागरूकता अभियान डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कर रही है, जिसके थ्रू ये जागरूकता अभियान और ये जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर। जंक्शन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह में सालाना शहीदी समागम के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रमों की कड़ी में शुक्रवार को शहर में नगर कीर्तन निकाला गया। जंक्शन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह में सालाना शहीदी समागम के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रम की कड़ी में शुक्रवार को शहर में नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्रछाया में निकले नगर कीर्तन की अगुवाई 5 प्यारों ने की। नगर कीर्तन का फूलों की वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह से शुरू हुआ नगर कीर्तन शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन के दौरान फूलों से सुसज्जित पालकी में विराजमान गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष श्रद्धालुओं ने शीश झुकाया। रागी जत्थों ने गुरु की महिमा का बखान किया। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। गुरुद्वारा सेवादारों ने बताया कि शहीद बाबा दीप सिंह के शहीदी दिहाड़े के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सालाना शहीदी समागम के उपलक्ष्य में 9 फरवरी से निरंतर अल सुबह श्रद्धालुओं की ओर से प्रभात फेरी निकाली जा रही है। कल प्रभात फेरी का समापन हुआ। गुरुवार को नगर कीर्तन निकाला गया। 27 फरवरी को मुख्य समागम का आयोजन होगा। इससे पहले सुबह श्री अखंड पाठों का भोग डाला जाएगा। गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी हनुमानगढ़ जंक्शन के हर साल की तरह इस साल भी सालाना शहीदी समागम बड़ी श्रद्धा भावना में मनाया जा रहा है। 1 फरवरी को समागम की शुरुआत की गई थी। अज 25 फरवरी ਨੂੰ विशाल नगर कीर्तन संगतां दे सहयोग नाल गुरु महाराज दी सवारी समेत शहर के जो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹੱਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ नगर कीर्तन निकालिया जा रहा है। संगतां ਦਾ बड़ा ही सहयोग है। साध संगतां ਵਿੱਚ बड़ा ही उत्साह है क्योंकि कोरोना तो बाद सच्चे पातशाह ने कृपा की और ये नगर कीर्तन जो हुण अज रवाना होया है सारे मुहल्ले में संगतां का बड़ा उत्साह चल रहा है। साडे मानयोग मुख्य सेवादार सरदार जरनैल सिंह जी मुत्ती ते साडी प्रबंधक कमेटी वालों रूट पायलट साहिबान भाई जोगिंदर सिंह जी भाई सुखमंदर सिंह जी अगवाई हेठ नगर कीर्तन बड़े ही सज्जे ढंग नाल गुरु महाराज की कृपा नाल चल रहा जी। 27 तरीक का विशाल समागम है। सारी संगत को बेनती है कि आप उस विच हाजिरी लगानी है जी। जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति का धरना शुक्रवार को 92वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर स्थित चिकित्सा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिला।
जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अस्पताल के समक्ष चल रहा धरना शुक्रवार को 92 दिन भी जारी रहा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संघर्ष समिति के प्रदीप ऐरी ने बताया कि जिला प्रशासन की मध्यस्थता से संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल की चिकित्सा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव गलारिया से जयपुर स्थित उनके कार्यालय में सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई। वार्ता में प्रशासन की ओर से मेडिकल कॉलेज प्रभारी डॉक्टर कवात्रा, संघर्ष समिति की ओर से प्रदीप ऐरी, देवेंद्र पारिक, अनिल खिच्चड़, मनोज सैनी, सुशील जैन, भगवान सिंह, भीम सिंह राघव आदि शामिल हुए। उन्होंने बताया कि वार्ता में जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज को लेकर हर बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई। वार्ता सकारात्मक रही व तय किया गया कि प्रशासन की एक तकनीकी विशेषज्ञों की टीम शीघ्र ही हनुमानगढ़ आएगी व जिन विषयों पर गतिरोध है उन सभी विषयों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद सभी विषयों पर वापस चर्चा कर अंतिम हल निकाला जाएगा। पिछले 92 दिन से ये धरना यहाँ पर चल रहा है। जिला अस्पताल जो यहाँ पर निर्मित है उसको बचाने के लिए और उसको और बेहतर स्वरूप हो, लोगों को और सुविधाएं मिले, इस प्रयास में हम लोग लगातार पिछले 3 महीने से धरने में और धरने के साथ साथ आंदोलन के जरिए सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। इसी बीच कल जो संघर्ष समिति और सरकार के नुमाइंदे सचिव हेल्थ सेक्रेटरी हैं जो उनके साथ वार्ता हुई थी। वार्ता सकारात्मक रही है, पर अभी तक निश्चित तौर पे हम ये कह सकें कोई हल निकला है वो तो नहीं निकला, पर वार्ता सकारात्मक रही है, सकारात्मक दिशा की तरफ जा रही है। जल्दी ही हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आएगी जिससे वापस विस्तृत चर्चा होगी और उसके बाद कुछ न कुछ हल निकलने की संभावना भी रहेंगी। मैं सभी लोग जो इस अस्पताल से जुड़े हुए हैं उनसे मैं अपील भी करूंगा कि अब चीज़ें सकारात्मक दिशा की तरफ जा रही हैं तो आप लोगों से निवेदन है आप और मजबूती के साथ खड़े हो। संघर्ष समिति के हर कदम के साथ आप मजबूती के साथ खड़े रहें, क्योंकि आप लोगों का दबाव और आप लोगों का जो संघर्ष है इसी के कारण आज जो सरकार है वार्ता की स्थिति में आई है और आप लोगों का दबाव और आप लोगों का साथ और मजबूती के साथ बना तो निश्चित तौर पे जो जिला अस्पताल है पहले से बड़ा होगा, सुविधाओं का विस्तार होगा और आमजन को, इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, इस अस्पताल से जुड़े लोगों को ज़्यादा और बेहतर सुविधाएं मिलेगी। प्रदेश में बालिकाओं के साथ कथित रूप से हो रही बदसलूकी के आरोपियों को दंडित करने की मांग को लेकर जनवादी नौजवान सभा ने शुक्रवार को जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक के समक्ष धरना आरंभ किया। जनवादी नौजवान सभा ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर धरना लगाकर प्रदेश में कथित रूप से हो रही नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर विरोध जताया। जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के शासन में प्रदेश में महिलाएं एवं बच्चियां सुरक्षित नहीं है, आए दिन उनके साथ बदसलूकी की घटनाएं हो रही है। उन्होंने जिले के जोरावरपुरा गाँव तथा नोहर के दीपलाना में विद्यालयों में हुई छात्राओं के साथ बदसलूकी की घटनाओं में पुलिस पर शिथिलता बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोषियों को समुचित दंड नहीं दिया गया है। जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जोरावरपुरा तथा दीपलाना के सरकारी विद्यालयों में छात्राओं के साथ पीटीआई द्वारा की गई अश्लील हरकतों से समाज शर्मसार है, लेकिन पुलिस आरोपियों से मिलीभगत कर उन्हें जानबूझकर खुला छोड़ रही है। धरने पर बैठे लोगों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही इन घटनाओं के दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। आज पूर्व घोषणा के तहत भारत की जनवादी नौजवान जिला कमेटी जो जोरावरपुरा गांव की स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ हो, चाहे दीपलाना के अंदर स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ हो, दोनों बिल्कुल एक जैसे प्रकरण है। और अभी 2 दिन पहले दौसा के अंदर भी इसी तरह की एक घटना हुई है, उसमें भी स्कूली छात्रा के साथ लगातार अध्यापकों के द्वारा, पीटीआई के द्वारा स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़, अश्लील हरकतें करना। आए दिन राजस्थान के अंदर मानो जैसे कोई कानून नाम की चीज नहीं है, आए दिन लड़कियों को, औरतों को बाजार में छेड़ना इस तरह की आम बात हो गई है। और जो जोरावरपुरा और दीपलाना की घटना ने हदें पार कर दी, उसमें संलिप्त दोषी कर्मी बिल्कुल प्रूव हो गए हैं। उसमें नाम मात्र की पुलिस कार्रवाई करके इतनी कर रही है। जोरावरपुरा की घटना में दोषी जो पीटीआई और प्राचार्य तो आज भी खुला घूम रहा है और पीटीआई को एपीओ किया, जबकि हम मांग करते हैं कि उसमें दोषी पुलिसकर्मी भी दोषी है, उसमें पैसे लेकर उस प्राचार्य का नाम निकाला है जो खुलेआम घूम रहा है, गाँव को धमका रहा है, उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। हम मांग करते हैं कि 24 घंटे ये हमारे 4 साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं
और निश्चित तौर पर प्रशासन को सद्बुद्धि नहीं आई तो हम रणनीति बनाकर आगे तेज आंदोलन करके उसकी जिम्मेवारी तमाम सरकार और पुलिस की होगी। आज भारतीय जनवादी नौजवान सभा की तरफ से 24 घंटे का धरना भगत सिंह चौक से लगा इस बात के लिए कि जोरारपुरा गांव की घटना और दीपलाना की घटना, दोनों घटनाओं में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और जो भी दोषी, चाहे वो प्राचार्य हो, चाहे वो जोरारपुरा में, चाहे वो गायत्री हो, चंद रीडर हो, उन तमाम लोगों ने उस बच्ची को धमकाया है। धमकाने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसको लेकर के डीवाईएसपी ने आज 24 घंटे की भूख हड़ताल यहाँ भगत सिंह चौक पे की है और ये हमारा आंदोलन चलेगा, तब तक चलेगा जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता। ये हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। जंक्शन स्थित एसटीजी नहर से एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार मृतक की शिनाख्त हनुमान तरड़ निवासी रोड़ावाली के रूप में हुई है। जंक्शन स्थित एसटीजी नहर से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। जंक्शन थाना के एएसआई मगर सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव की शिनाख्त करवाई। शिनाख्त के दौरान मृतक का नाम हनुमान तरड़ पुत्र हंसराज, जाति जाट, उम्र 27 साल, निवासी रोड़ावाली के रूप में शिनाख्त हुई है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार मृतक 22 फरवरी से घर से गायब था। घर वाले उसे उसकी तलाश कर रहे थे। जंक्शन पुलिस ने फिलहाल मामले को धारा 174 के तहत दर्ज कर शव परिजनों को सौंप दिया है। ये एक डेड बॉडी आई है नहर में मिली है डेड बॉडी तरड़ के महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है रोड़ावाली। नहर में आया है, देखते हैं जांच करेंगे तो पता चलेगा कि कैसी क्या घटना हुई। ये और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।